हेलो, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, मींस जैसे कि हमें पता है कि सारे मटेरियल्स किससे बने हुए हैं, एटम से बने। एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। मीन्स वो बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डायपोल। और उसकी जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है, सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन है, किसी भी ऑर्बिट में जब ये मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो यहाँ पे रेडियस जिसकी कि r हो, b वेलोसिटी से ये मूव कर रही हो इलेक्ट्रॉन, देन उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है कितना होता है, EB/r/2। ओके, देन कहीं भी जहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, मीन्स चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा हो, वहाँ वो क्या करेगी, बिहेव लाइक ए करेंट कैरिंग लूप। और ये करेंट कैरिंग लूप क्या बनेगी, मैग्नेटिक डायपोल, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना होता है, EB/r/2। तो इस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि सारे मटेरियल्स क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, मीन्स सबके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक, देन अब इसका हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स मैटर है हमारे पास, उनमें सब में क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। बट ये जो है जब एक्सटर्नल फील्ड में आते हैं तो इनका बिहेवियर सबका बट अलग अलग होता है। जैसे हम आयरन, निकल, कोबाल्ट, किसी को भी अगर किसी मैग्नेट के पास ले जाएं, सपोज़ ये आयरन या निकल या कोबाल्ट तीनों में से कोई एक है, ठीक है, और ये आपका प्योर मैग्नेट है, इसके पास ले जाएंगे तुरंत ये बहुत तेज़ी से इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या हुआ, इसके मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आया तो इसका बिहेवियर अलग है। बट हम दूसरा कोई मटेरियल लाएंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो। ठीक है, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में लाने पे रिपेल होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में लाने बहुत ही फेवली अट्रैक्ट होते हैं, जो कि हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका किसी भी मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनका 3 तरीके का बिहेवियर हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है कि वो स्ट्रांगली क्या करें, अट्रैक्ट हो जाए, उस मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांग फोर्स लगे उस पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि वो फीबली अट्रैक्ट हो, बहुत ही स्मॉल फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और थर्ड आता है आपका कि जो फीबली रिपेल हो। ठीक है, मीन्स बहुत ही स्मॉल फोर्स से वो क्या हो रही है, रिपेल हो रही हो, तो उस केस में उसे हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो होता क्या है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन इतना स्मॉल होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि हम उसको जनरली हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ जब ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है तो उसको हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये चीज़ समझ में आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मीन्स मैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स का जो क्लासिफिकेशन हम इस बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को या मैग्नेटिक बोल सकते हैं, या कोई भी सब्सटेंस को जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे उसका क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, तो बिहेवियर के बेस पे हम यहाँ पे 3 कैटेगरी डिवाइड करते हैं। तो इसको किया किसने था, आपके साइंटिस्ट फैराडे सर ने किया था। फैराडे सर ने सभी मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, उनके मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे उनके बिहेवियर के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में जैसे ही सारे मटेरियल्स को सारे मटेरियल्स को हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसमें 3 तरीके की कैटेगरी बन गई। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी आती है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब ऐसे मटेरियल्स थे जिनको जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो वो मैग्नेटाइज तो हुए, बट अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स एक्सटर्नल जो फील्ड थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेवली मैग्नेटाइज हो गए। ठीक है, मतलब बहुत ही स्मॉल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर आई,
बट जिस भी एक्सटर्नल फील्ड में रखे थे उसके जस्ट अपोजिट, जिसकी वजह से ये जो है जब भी किसी मैग्नेट के नेबर में जाते हैं तो वहाँ पे उससे क्या होते हैं, फीबली रिपेल होते हैं, ठीक है। इनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो उस ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे कॉपर, जिंक, वाटर एक्सेट्रा, ये सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के कैटेगरी में आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जस्ट इनके अपोजिट बिहेवियर है डायामैग्नेटिक, मीन्स इसको जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया देन ये भी फीबली मैग्नेटाइज्ड हुए, बट सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये क्या हो गए, फीबली मैग्नेटाइज्ड हो गए। ओके, जिसकी वजह से अब ये जब भी किसी भी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के नेबर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये फीबली अट्रैक्ट होते हैं। मीन्स उस दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में जाने पे ये क्या हो गए, अट्रैक्ट होते हैं। फीबली मीन्स बहुत ही स्मॉल फोर्स से ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैग्नीज, एल्युमिनियम, आपका सोडियम एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, किस कैटेगरी में, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं। एक्सेट्रा लिखने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, जिनका बिहेवियर इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जस्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, ठीक है। मीन्स इनका नेचर क्या है, सेम है, बट ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ही क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये ऐसे स्पेशल मटेरियल्स हैं जिनको जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो गए। अभी तक इन दोनों में क्या हम बोला कि ये फेबली मैग्नेटाइज्ड होते थे, बट यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में ये जो है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो गए, जिसकी वजह से ये क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट। अब इन तीनों में से किसी को भी किसी भी मैग्नेट के नेबर में आप ले जाओगे तो क्या होगी, ये बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो मैग्नेटाइज होते हैं स्ट्रांगली, ये उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। देन इस तरीके से इनका ये इंट्रोडक्शन हो गया। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनका ऐसा क्या रीज़न है कि कुछ सब्सटेंस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, दूसरे कुछ पैरा हैं, कुछ उनके क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा गया। मीन्स उनके बिहेवियर में ऐसा चेंजेस क्यों हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ओरिजिन ऑफ द डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के टॉपिक में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले इस टॉपिक में ओरिजिन ऑफ डायामैग्नेटिज्म। मीन्स डायामैग्नेटिज्म का रीज़न क्या है। मीन्स कुछ सब्सटेंस जो होते हैं, जैसा कि हमने बताया डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर होता है, उसको जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे वो फीबली मैग्नेटाइज होते हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। या नॉर्मली क्यों नहीं उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, बट वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा ये कॉन्सेप्ट कि किसी भी कुछ एटम्स के जो अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, पेयर में होता है। पेयर होने में मीन्स अलग अलग ऑर्बिट होती हैं, तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेयर में होते हैं। जैसे ये सपोज दैट किसी एटम का है ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से पेयर्ड होती है। पेयर्ड होने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चलता है तो दूसरा उसी ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन जब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक क्लॉकवाइज चल रहा होगा, दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा। ओके, देन अब आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले आप श्योर हो जाओ कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, सारे सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो अब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सपोज दैट किसी एक पेयर के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करें, सपोज
ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, मीन्स ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसकी वजह से क्या होगी, ये मैग्नेटिक डायपोल मीन्स करंट कैरिंग लूप बन जाएगी आपकी, और लूप बनने की वजह से इसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट होगी। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इसकी जो क्रिएट होगी, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की जस्ट अपोजिट, मीन्स करंट की डायरेक्शन इस तरीके से आप ले सकते हो। देन राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट क्या एंटी क्लॉक है इस तरीके से, देन थंब क्या डाउनवर्ड, तो मीन्स इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यम है ये क्या हो गया, डाउनवर्ड आ गया। वैसे ही बिकॉज ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट हमने लिया है, तो एक पेयर का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया कि इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड हमें मिल रहा है यम। ओके, देन दूसरा इसके साथ जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसके जस्ट अपोजिट मूव कर रहा होगा, मतलब वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपका ये, तो यहाँ पे एंटी क्लॉक ये क्या होगा, क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा इस तरीके से, ये क्या है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज जब ये मूव कर रहा है करंट की डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट लेंगे हम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट, तो अपोजिट लेंगे तो इसकी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन, इसके लिए अपवर्ड आ गई, इसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, बिकॉज दोनों ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में, मीन्स रेडियस दोनों के लिए सेम होगा। यम की वैल्यू अगर हम लिखें यहाँ पे EBr/2, तो E की चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों में सेम है, वेलोसिटी दोनों के लिए सेम, मीन्स सेम ऑर्बिट में सेम वेलोसिटी से ये मूव करेंगे, बट रेडियस भी दोनों के लिए सेम होंगी R की वैल्यू, इसलिए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दोनों के लिए क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, बट इनका ओरिएंटेशन जस्ट क्या है, अपोजिट है, मीन्स ये आपका एंटी क्लॉक मूव कर रहा था जिसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डाउनवर्ड है, तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा जिसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगी, अपवर्ड होगी। ओके, देन ये क्लियर। इसकी वजह से नॉर्मली अभी क्या होगी, अगर हम इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालें, नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे m1, और इसे कर देते सपोज m2, तो m1 और m2 क्या है, मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मैग्नीट्यूड में सेम है, इक्वल टू यम एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है, यम एज्यूम कर लिया। देन हम नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यम नेट यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2, बिकॉज ये दोनों अपोजिट हैं, मीन्स एक अपवर्ड है एक क्या है, डाउनवर्ड, तो इनका नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, m1 माइनस m2, बिकॉज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देन इसकी वैल्यू भी m है, इसकी वैल्यू भी m है, देन नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या आ जा रही है हमारी, 0 आ जा रही है। इसी वजह से कोई भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होती है, जब तक हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर नेट मैग्नेटिन क्या होती है, 0। नेट मैग्नेटिन 0 होने का मतलब क्या है, बिकॉज उनके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनका नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का डायपोल मूवमेंट दूसरे क्या कर देता है, उसको दूसरा उसको कैंसिल आउट कर देता है, मीन्स m1 m2 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होते जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में इंडिपेंडेंटली आप कह सकते हो कि कोई भी मैग्नेटिज्म शो नहीं करता है, मीन्स जब तक उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में ना रखें तब तक कोई भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है। ओके, ये एक रीज़न हमारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे इसको हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है, मीन्स वो फीबली मैग्नेटाइज हो जाता है, मीन्स उसके अंदर बहुत स्मॉल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने लगती है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका यहाँ पे आप रीज़न देखते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसको जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका बिहेवियर देखते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसमें
क्या बिहेवियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सपोज दैट किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इस तरीके से ऑर्बिट में, तो इस समय इस जो रोटेट कर रहा है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हम कहेंगे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है। तो v यहाँ पे v वेलोसिटी से इस तरीके से ये मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हमने इस तरीके से परपेंडिकुलर। तो आप ये देख सकते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो परपेंडिकुलर जब मूव करेगा तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर जाएगी। मींस इसकी वेलोसिटी पहले v थी जब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तो अब ये v वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसकी वेलोसिटी इसकी घट के v माइनस डेल्टा v हो गई। और जब इसकी वेलोसिटी घटेगी तो बिकॉज वी नो दैट द m इक्वल टू EBR/2, तो आप देख सकते हो कि ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इसका जो है वेलोसिटी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो इसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी पहले कितनी थी, m डाउनवर्ड थी। ठीक है, तो यहाँ से अब m माइनस डेल्टा m, मतलब इसमें स्मॉल वैल्यू इसकी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज की, जिसकी वजह से डायपोल मूवमेंट भी क्या किया, डिक्रीज कर गया। ओके, देन इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ देखते हैं क्या हुआ। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो सेकंड आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, सेकंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसके जस्ट अपोजिट मूव कर रहा था, तो अपोजिट मूव करने की वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों पे सेम डायरेक्शन में ही लगेगी। मींस इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लग रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जब सेम डायरेक्शन में दोनों पे लग रही, तो इसको आप कह सकते हो फर्स्ट वाले टाइम में जब एंटी क्लॉक थी वेलोसिटी को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये इस वेलोसिटी को एंटी क्लॉक वाले वेलोसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो क्लॉकवाइज वाले को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, मतलब उसको इंक्रीज कर देगा। मींस वेलोसिटी यहाँ पे जो आपकी v है, v प्लस डेल्टा v क्या हो गई, बढ़ गई। जितनी यहाँ पे घट रही है वेलोसिटी आपका दूसरे वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतना ही क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। क्यों, फिर से आप देख लो, समझ लो, क्या मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे सेम डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ऐसे लग रही है, तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं एंटी क्लॉक वाले डायरेक्शन पे इसके जो फोर्स लग रहे हैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज वी नो दैट द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। कब, जब ये चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे, तो इस फोर्स की वजह से क्या हुआ कि वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, घट गई। इस वाले के एंटी क्लॉक जो मूव कर रहा था कितनी, v माइनस डेल्टा v हो गई आपकी। ठीक है, तो आपका वही फोर्स अगर अपोजिट में यहाँ पे लग रही थी, इसके लिए सेम डायरेक्शन में लग रही, जिसकी वजह से ये इसके क्या वेलोसिटी, इसका जस्ट अपोजिट वेलोसिटी है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी को ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा देगा। कितना, v प्लस डेल्टा v, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m था, यहाँ पे m की वैल्यू, m2 की वैल्यू क्या हो गई, पहले से बढ़ गई। ये m प्लस डेल्टा m हो गई, m प्लस डेल्टा m। अब m2 की वैल्यू क्या हो गई, पहले से m प्लस डेल्टा m, और m1 की वैल्यू अगर हम कहें यहाँ पे m1 की वैल्यू m माइनस डेल्टा m हो गई। मीन्स पहले से इसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रही थी, तब तक दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या था, सेम, क्योंकि दोनों के लिए चार्ज, वेलोसिटी, रेडियस सब कुछ क्या था, सेम, बस इनकी डायरेक्शन अपोजिट थी। क्यों, क्योंकि इनके मोशन का ओरिएंटेशन अपोजिट था। बट यहाँ पे आप क्या हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे आपका एक का डायपोल मूवमेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, दूसरे पे उसी का दूसरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अगर हम यहाँ पे देखें m नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको दोनों फिर से अपोजिट है, m1 माइनस m2। यहाँ पे अब यहाँ पे इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये देख सकते हो आप, इसकी वैल्यू स्मॉल है, इसकी वैल्यू क्या है, लार्ज है। ठीक है, तो आपका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा यहाँ पे, अगर हम दोनों को एक साथ यहाँ पे दिखाएं तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं,
जिसकी वजह से ये M1 अपवर्ड और M2 क्या है, डाउनवर्ड लग रही है। ठीक है, तो M1 M2 में नेट मैग्नेटिक फील्ड जो लग रही है इस तरीके से डायरेक्शन लगी, तो नेट जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें मिलेगी किस डायरेक्शन में मिलेगी, अपवर्ड मिलेगी। क्यों? क्योंकि M1 की वैल्यू ग्रेटर, M2 की वैल्यू क्या है, लेस है। तो M1 ग्रेटर, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको जो मिलने वाली है अपवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउन। तो इसके क्या है, अपोजिट। मीन्स ये आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस फीबली मैग्नेटाइज हो गया, मीन्स इसके अंदर नेट डायपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, तो नेट डायपोल मोमेंट की वजह से इसका मतलब क्या हो गया, ये मैग्नेटाइज हो गया। और मैग्नेटाइज होने के मतलब देख सकते हो आप किस डायरेक्शन हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो गया। ओके, देन इसकी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू M माइनस डेल्टा M, माइनस M2 की वैल्यू कितनी है, M प्लस डेल्टा M। ये माइनस से ये निगेटिव हो जाएगा, इससे कैंसिल, और यहाँ पे ये माइनस मीन्स -2 डेल्टा M, ये हो गया आपका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, -2 डेल्टा M। तो अभी तक इसके पहले क्या, जब हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे थे, नेट डायपोल मोमेंट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्मॉल नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें मिल रही किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को जैसे ही किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये क्या होती है, फीबली मैग्नेटाइज होती है। फीबली मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटाइज होती है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, मीन्स हम डाया के बाद हम अब यहाँ पे देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म का क्या रीज़न है एटॉमिक लेवल पे। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसका नेट डायपोल मोमेंट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक का डाउनवर्ड एक का अपवर्ड। तो जो क्या होता है, नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। बट अगर किसी भी ऐसा एटम हो जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो अनपेयर्ड हो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी होंगे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो उनका डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट मीन्स जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है यहाँ पे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, अब एक ही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होगा, तो जिसकी वजह से एक हमें नेट डायपोल मोमेंट मिल जाएगी। ठीक है, नेट डायपोल मोमेंट कितनी मिल जाएगी, मीन्स M = EBR/2, मीन्स इसको कोई भी कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा ही यही रीज़न होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन, जितने भी एटम होते हैं, उस एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। मीन्स इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बनाएं, सपोज यहाँ पे ये आपका पेयर्ड है बट ये भी पेयर्ड है, बट यहाँ पे इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका एक नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो सकती थी। लेकिन हमने क्या देखा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को भी नॉर्मली अगर हमने कहीं पे रखा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होती, मीन्स वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर। उसका रीज़न क्या होता है, मीन्स सपोज दैट ये कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेट होगा। मीन्स उसके एटम के अंदर क्या होंगे, अलग अलग ऑर्बिट में जो अलग अलग आप कह सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, सबका एक नेट डायपोल मोमेंट होगा। और ये नेट डायपोल मोमेंट को हम यहाँ पे ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करें, मीन्स किसी एटम के अंदर जो है इस डायरेक्शन में, किसी एटम के अंदर में इस डायरेक्शन में है, यहाँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, इस तरीके से इनका ओरिएंटेशन होता है। तो आप देख सकते हो कि उस पूरे ओवरऑल सब्सटेंस के अंदर हम देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नेट डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये रैंडम डायरेक्शन में आपका ओरिएंटेशन होता है इनका। ठीक है, तो रैंडम डायरेक्शन में इस तरीके से ओरिएंटेशन होता है कि इनका जो है नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0।
इसी वजह से कोई भी आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है नॉर्मली मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है। ठीक है, मीन्स नॉर्मली किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप बाहर रखते हो तो उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं स्मॉल अमाउंट में। इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये रैंडमली क्या होता है, ओरिएंटेट होता है, जिसका अगर हम सबका नेट मैग्नेटिक डायपोल निकालें तो क्या निकल जाता है, 0। सो ये इस तरीके से मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता। बट अब इसी को अगर हम क्या करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम प्लेस करेंगे, सपोज ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसी सब्सटेंस को हम प्लेस करते हैं, मीन्स यहाँ पे हमने इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ये अप्लाई करेंगे तो ये आपके जितने भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हैं ये इसी की डायरेक्शन में अलाइंस हो जाएंगे। इस तरीके से सारे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट है, अभी क्या रैंडम ओरिएंटेशन है, तो जैसे ही मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये सारे आप देख सकते हो एक ही डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइंस हो गए। वो भी किस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंस हो गए, जिसकी वजह से अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यम की वैल्यू क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब ये फीबली क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। फीबली मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, वो भी किस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और यहाँ पे बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, इसलिए ये आपका फीबली मैग्नेटाइज हो गया। ओके, देन ये डाया से जस्ट अपोजिट है, मीन्स ये भी फीबली मैग्नेटाइज होता है बट सेम डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म का क्या रीज़न है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म जैसा कि हमने पहले भी बोला है कि आपका पैरामैग्नेटिक का ही स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, मीन्स इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स सपोज ये इस क्वांटम नंबर में ये क्या है, पेयर्ड है, बट ये सारे क्या हो जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या होता है, जैसे कि इसके एग्जांपल क्या, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इन सब में क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज अमाउंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट ये भी सब्सटेंस क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर नेट ये क्या होती है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती। बट यहाँ भी आपने देखा होगा आयरन, निकिल, कोबाल्ट को भी कि अगर हम कहीं भी रख दें तो यहाँ पे इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होती जब तक इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम ना प्लेस करें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर सपोज दैट ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो यहाँ पे डोमेन बन जाता है। डोमेन कैसे बनता है कि यहाँ पे जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके क्या होते हैं, अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का इस तरीके से ये, जैसे सपोज दैट इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनके डायपोल मूवमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे को अलाइंस कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्या हो गया कि आपका प्रॉपर जो है एक यहाँ पे डोमेन फॉर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, कुछ दूसरे आपके ऐसे कलेक्शन बना लेंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डायपोल मूवमेंट होगा, कुछ जिनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे अलाइंस हो गए। ठीक है, कुछ के इस तरीके से अलाइंस हो गए। ये तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग एक रीजन बन जाता है। यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो जिनका डायपोल मूवमेंट जो है सेम होता है, वो एक जगह ग्रुपिंग बना लेते हैं। उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे डोमेन बोलते हैं। ये आपका ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, डोमेन हो गए। तो ये डोमेन अलग अलग ओरिएंटेशन के होते हैं। सपोज इनका ओरिएंटेशन ये है, ठीक है, तो अब इनका ओरिएंटेशन इस तरीके से ये है। तो आप देख सकते हो ये जितने भी डोमेन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे डोमेन का अलग अलग ओरिएंटेशन है। कोई इस तरफ है, किसी का डायरेक्शन इस तरफ है। तो इस तरीके से यहाँ पे नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो होता है, यम नेट की वैल्यू अगर देखें तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, देन अगर हम यहाँ पे अब इसको क्या करें, मैग्नेटाइज कब होते हैं, जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ये क्या हो, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होने का रीज़न क्या है, अब सपोज दैट इसे हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये स्ट्रॉन्ग
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने इस पर अप्लाई किया। तो जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये क्या होते हैं कि इसके जितने भी डायपोल मोमेंट हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, ये क्या होते हैं इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंस होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ये अलाइंस होना स्टार्ट कर देते हैं और ये डोमेन ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डोमेन जब पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है तो इस तरीके से ये अलाइंस हो जाते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हो इस तरीके से सारे के सारे क्या हो गए, अलाइंस हो गए, जिसके वजह से यहाँ पे एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है और ये जो सब्सटेंस है ये क्या होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, फीबली क्यों हो रहा था, मीन्स स्मॉल अमाउंट में क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे कम होती, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती, बहुत ही ज़्यादा होती। जब ये अलाइंस होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जो है क्या हो रहा है, ये सारे अलाइंस हो रहे हैं, मीन्स नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो क्रिएट होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में क्रिएट होगी। तो इस तरीके से हमने आपको तीनों डाया, पैरा एंड फेरो तीनों को हमने यहाँ पे इनका ओरिजिन एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।